हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं 14 मार्च का प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, टीआईआर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे एंड फाइनली जानेंगे वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। एंड जैसे आपको मालूम है, यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हैं। इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं एंड कलेक्टिवली अगर हम आप दोनों का कॉम्बो खरीदेंगे 999 रुपीज़ में आपको पड़ेगा। मोरओवर अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट लेना, सेक्शन वाइज आपको टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज। मोरओवर एचसीएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी हमारा एक कोर्स तैयार है आपके लिए इन ₹1694 ओनली। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, आपकी क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं जो कंडक्ट करता है आरबीआई, ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज़ करके वो मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन कर सकें। तो आरबीआई के पास और भी तरीके हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के या जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं उनको। एक तो रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो जिसको सीआरआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हमारे पास, एंड इन सब के एडिशन में वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज वेल। एंड आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ क्या थी कि अब गवर्नमेंट जो फॉरेक्स स्वैप है उसको भी यूज़ करेगी टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन मार्केट। तो फॉरेक्स स्वैप में बेसिकली होगा क्या कि जो बैंक्स के पास डॉलर्स पड़े होंगे या फॉरेन करेंसी पड़ी होगी तो उसको गवर्नमेंट, या मोर स्पेसिफिकली आरबीआई वी शुड से, आरबीआई उनको क्या करेगा अकॉर्डिंगली स्वैप कर लेगा रुपीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल अगर सपोजिटली बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा डॉलर पड़े हैं, डोमेस्टिक बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पर, एंड आरबीआई चाहता है कि जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में थोड़ी बढ़ाई जाए, तो आरबीआई विल गिव दोज द मनी इक्विवेलेंट टू दोज डॉलर्स, यानी जो पैसा रुपीज़ में है वो बैंक्स को दे देगा एंड उनसे डॉलर्स ले लेगा। तो अब ये फॉरेक्स स्वैप को यूज़ करने का एक नया गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला है कि हम लिक्विडिटी को इनके थ्रू भी कंट्रोल करेंगे हमारी डोमेस्टिक मार्केट में। एंड जो ओएमओज होते हैं वो आरबीआई कैसे कंडक्ट करता है, थ्रू कमर्शियल बैंक्स। तो फॉरेक्स स्वैप भी इसी तरह कंडक्ट किया जाएगा एंड इसलिए डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती पब्लिक के साथ आरबीआई की। इंटरमीडियरी कौन है इसमें, बैंक्स हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना है एंड ओएमओ के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआईआर कन्वेंशन के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ टीआईआर कार्नेट्स। तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि जिनेवा में कंक्लूड हुई थी, एंड इसका काम क्या है कि हार्मोनाइज एज वेल एज सिंप्लीफाई करना जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट में। तो इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान देना है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए है ये। एंड किसके अंडर कंक्लूड हुई थी, इट इज़ अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है जी। एंड जो एक और ख़ास बात क्या है कि जो दूसरे मोड्स हैं ट्रांजिट के वो भी कवर्ड हैं, जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं जैसे शिप या एयर हो गया, लेकिन जो कंडीशन क्या है कि कहीं ना कहीं जो पूरा रूट है उसमें रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ होना ज़रूरी है। तो रोड के कॉम्बिनेशन में आप चाहे और तरीक़ों से भी जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन रोड का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये इस्टेब्लिश करता है एन इंटरनेशनल कस्टम्स ट्रांजिट सिस्टम, ताकि हम गुड्स को मूव कर सकें इन सील्ड व्हीकल्स या कंटेनर्स and from a customs office of departure in one country to customs office of destination in another country। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके। एंड जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई एक्सटेंसिव टाइम कंज्यूमिंग बॉर्डर चेक्स नहीं होते इसमें, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग कस्टम्स अथॉरिटीज़ विद द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड गारंटीज़। तो सभी का फ़ायदा हो रहा है, बेसिकली आपके गुड्स टाइमली सर्विस हो रहे हैं एंड मोर ओवर जो सिक्योरिटी है या गारंटीज़ हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, तो सभी का फ़ायदा है इसमें। एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ टू द टीआईआर कन्वेंशन लॉन्च्ड इन 2003 द सो कॉल्ड ईटीआईआर प्रोजेक्ट। तो जो टीआईआर कन्वेंशन की पार्टीज़ थी उन्होंने ही ईटीआईआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन 2003, जो कि एम्ड है ताकि हम
एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएँ टू फॉर ऑल एक्टर्स इन्वॉल्व इन द TIR सिस्टम। तो सभी एक्टर्स जैसे कौन हो गए, जो वेरियस कस्टम्स डिपार्टमेंट्स हो गए एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, तो वो सब प्लेयर्स के लिए एक ETIR प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है इस कन्वेंशन के अंडर ही। तो इसका एम क्या है कि हम एक सिक्योर्ड वे से एक्सचेंज ऑफ डेटा कर पाएँ बिटवीन वेरियस नेशनल कस्टम सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल ट्रांजिट ऑफ गुड्स, व्हीकल्स और कंटेनर्स। तो वही बात है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको एक स्टेप फर्दर ले जाकर ईज़ ऑफ ट्रांसफरिंग या ट्रांसपोर्टिंग गुड्स भी इंश्योर हो रहा है TIR कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, एंड माइंड यू इंडिया इसका मेंबर है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के बारे में बात करते हैं, जो कि UNEP की एक रिपोर्ट है एंड इसी का जो रिसेंट एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है उसी की साइडलाइंस के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। एंड इसका क्या कहना है कि जो एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका की नेशंस हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स हो सकती हैं बाय 2050 अगर उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स या जो पूरी दुनिया ने अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स को सीरियसली नहीं लिया तो। एंड वाटर पोल्यूशन अलोन विल बिकम द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ्स बाय 2050। तो वाटर पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है ये रिपोर्ट। मोरोवर इसका कहना है कि द रिपोर्ट एडेड दैट द फ्रेश वाटर सिस्टम विल सी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्यू टू pollutants, saying it will not only cause human deaths but also disrupt endocrine, impacting male and female fertility and child neurodevelopment। तो सीरियस हेल्थ हज़ार्ड प्रिडिक्ट कर रही है ये रिपोर्ट, कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है जी, एंड एट प्रेजेंट जो 1/3 ऑफ ग्लोबल एडिबल फूड है वो वेस्ट हो जाती है, इस रिपोर्ट का कहना है। एंड जो 56% ये वेस्ट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में हो रहा है। एंड अगर हम पॉजिटिव साइड देखें कि अगर हम इस वेस्टेज को रोकने की ट्राई करें तो क्या होगा कि हमें 50% तक जो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड 9 to 10 बिलियन पीपल का हम पेट इसी जो वेस्टेज को रोककर भर सकते हैं बाय 2050। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर हम वेस्ट को कर्ब करें तो अकॉर्डिंगली हम फूड वेस्टेज को रोककर, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो बचा सकते हैं कि हमें फूड भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। एंड ये रिपोर्ट एडवाइस कर रही है कि जो मीट इंटेंसिव डाइट है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जो मीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फार्म लैंड के ऊपर भी स्ट्रेस डालती है, कैसे कि जो एनिमल्स हैं उनको फीड करने के लिए जो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। मोरोवर वो फ्रेश वाटर की भी लूट कर रहे हैं, इनका कहना है कि, एंड इसीलिए थोड़ा वेजिटेरियन डाइट के ऊपर फोकस ज़्यादा बना रहे हैं ये। एंड नोटिंग दैट वर्ल्ड इज़ एट प्रेजेंट नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 और 2050। तो ये भी रिपोर्ट का कहना है कि जिस पेस से हम चल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 क्या 2050 तक भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड इसलिए अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। एंड इसलिए एडहेयर करने की भी ज़रूरत है टू द पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास UNEP की ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड याद रखिएगा कि कौन निकालता है इसको। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे 33% ऑफ ग्लोबल एडिबल फूड इज़ वेस्टेड। ठीक है जी, एंड जो 56% वेस्ट कौन कर रहा है, रिच नेशंस कर रहे हैं। एंड जो मीट प्रोडक्शन है वो करंटली 77% एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ कर रहा है। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फिगर्स हैं, कहीं आप आंसर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्री में भी हो सकता है कि ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए, तो इसलिए थोड़ा अगर ऐसी स्टेटमेंट हमने थोड़ा देखी होगी तो वी वुड बी अवेयर कि कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंज्यूम्स 70% ऑफ ग्लोबल वाटर। ठीक है जी, एंड एक्सपोजर टू इंडोर आउटडोर एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स कॉस्ट एटलीस्ट 9 मिलियन लाइव्स एनुअली। तो ये अगेन कुछ इस तरह के फिगर्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था, वहीं से हमने ये पिक्चर बोरो की है। तो अगर आप चाहें तो 5-10 मिनट लगाकर PDF में इन फैक्ट्स को थोड़ा याद रखने की ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जानते हैं। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो कि वेस्ट नाइल फीवर कॉज करता है। एंड ये
फ्लेविवायरस फैमिली का ही एक वायरस है, जिसके दूसरे मेंबर्स कौन हैं, जीका वायरस, डेंगी वायरस एंड येलो फीवर वायरस। एंड ये प्राइमरीली ट्रांसमिट कौन करते हैं, मॉस्किटोज़। तो मॉस्किटोज़ इसके कैरियर हैं, स्पेशली जो क्यूलेक्स जीनस के हैं वो। एंड जो टिक्स हैं दे हैव आल्सो बीन फाउंड टू कैरी द वायरस। तो टिक्स भी हो सकती हैं जो कैरी कर रही हैं मॉस्किटोज़ के साथ साथ ही इस वायरस को। जो प्राइमरी होस्ट हैं इस वायरस के वो बर्ड्स हैं, सो दैट द वायरस रिमेन्स विद इन अ बर्ड मॉस्किटो बर्ड ट्रांसमिशन साइकिल। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करता है ये लोगों में, एंड इट कैन इवन प्रूव टू बी फेटल। एंड कॉमनली जो कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं वो कौन सी हैं, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। ठीक है जी, तो इन कंट्रीज़ के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से रीजन में ये स्प्रेड करता है, एंड कौन इसका आई शुड से होस्ट है, एंड कौन ट्रांसमिट करने में या स्प्रेड करने में जो हेल्प कर रहा है इस वायरस की। तो दोज आर मॉस्किटोज एंड टिक्स, एंड होस्ट है बर्ड्स। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।